करते हैं 110 MCQ से आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। अब इससे हम अच्छी तरह समझ लेंगे, उसके बाद ये करना हमारे पास VQ रेशो मिसमैच जो है बहुत इजी हो जाएगा। कहता है इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज ड्यू टू VQ मिसमैच। अब कहीं भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, चाहे वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में होता है, तो वो क्यों होता है? VQ मिसमैच की वजह से। अब इसमें बेसिकली जो है वो हमारे पास शो कर रहा होता है वेंटिलेशन को, और जो हमारे पास क्यू है वो शो कर रहा होता है ब्लड फ्लो को, परफ्यूजन या ब्लड फ्लो को। अब वो कहता है कि जोन 1 ऑफ लंग, अब एपेक्स ऑफ लंग, अगर फॉर एग्जांपल हम इसे एक लंग कंसीडर करें, तो जो जोन 1 जो ऊपर वाला एपेक्स ऑफ लंग्स है, इसमें कहता है वेंटिलेशन इज लो, मतलब जो एयर का प्रेशर है वो कम होता है एंड ब्लड फ्लो इज लो। अब हमारे पास VQ रेशो निकालनी है, तो वेंटिलेशन भी कम है हमारे पास जिस तरह से आ रही है यहाँ पे, और साथ में ब्लड फ्लो भी कम है, क्योंकि यहाँ पे भी ये हमारे पास ग्रेविटी के रूल को फॉलो कर रहा होता है कि टूवर्ड्स ग्रेविटी जो होता है ना, ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, और ये अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो कम होगा। तो इसमें कहते हैं कि वेंटिलेशन भी कम है और ब्लड फ्लो भी कम है, तो इसमें क्या होगा? VQ रेशियो जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगी, इंक्रीज हो जाएगा VQ। एज अ रिजल्ट PO2 इज़ हाई एंड PCO2 इज़ लो एट द एपेक्स। अब हमारे पास PO2 ज़्यादा हो जाएगी ऊपर और PCO2 कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास इंक्रीज VQ रेशियो है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी। सेकंड पे कहता है जोन 3 या बेस ऑफ लंग। अब बेस ऑफ लंग की बात कर रहे हैं। अब बेस ऑफ लंग पे क्या होता है? वेंटिलेशन भी हाई होती है ग्रेविटी के रूल को फॉलो करते हुए, और साथ में ब्लड फ्लो जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होता है, वेंटिलेशन भी ज़्यादा होती है, तो ओवरऑल जो हमारे पास VQ रेशो है वो कम हो जाती है। VQ रेशो हमारे पास क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट PO2 इज़ लो, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाती है, और PCO2 यहाँ पे हमारे पास हाई हो जाता है। अब कहता है VQ इन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब कहीं पे ये हुआ है कि ब्लड फ्लो तो उसका ठीक है, लेकिन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन किस चीज़ को VQ में इफेक्ट करेगी? हमारे पास जो ऊपर वाला पोर्शन है वेंटिलेशन, उसे ऑब्स्ट्रक्ट करेगी हमारे पास एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। कहता है इफ एयरवे इज ब्लॉक द वेंटिलेशन इज जीरो। अब जो हमारे पास वेंटिलेशन है वो जीरो हो जाएगी, लेकिन क्यू अपनी जगह पे है। तो कहता है द इफ द ब्लड फ्लो इज नॉर्मल देन VQ इज 0/Q एंड 0 इज द आंसर कॉल द शंट। और अगर वहाँ पे शंट आ गया तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि 0/Q इज इक्वल टू 0। सो देयर इज़ नो गैस एक्सचेंज, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे वेंटिलेशन तो हो ही नहीं रही, तो चाहे जितना मर्जी ब्लड आए, तो ब्लड एक्सचेंज कहाँ से करता है? हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू एयर, तो वहाँ पे वेंटिलेशन ही ब्लॉक है, तो देयर इज़ नो गैसियस एक्सचेंज। PO2 and PCO2 of the pulmonary capillary blood will be approaches their value in the mixed venous blood. नेक्स्ट पे कहता है VQ in pulmonary embolism। पहले हमने पढ़ा है एयर ऑब्स्ट्रक्शन में। अब एयर ऑब्स्ट्रक्शन में उसके पास वी को मसला हो रहा था, लेकिन अगर वो कहे कि पल्मोनरी एम्बोलाई बन गया है, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो का मसला होगा, तो उसमें क्यू इफेक्टेड होगा। तो हमारे पास क्या होगा? V/0 हो जाएगा, और V/0 इक्वल हो जाएगा इन्फिनिटी के। अब पढ़ते हैं, कहता है इफ़ अ ब्लड फ्लो इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड बाय एन एम्पुलाई अकरिंग इन द पल्मोनरी आर्टरी देन द ब्लड फ्लो इज़ ज़ीरो। इफ़ द वेंटिलेशन इज़ नॉर्मल देन VQ इज़ इक्वल टू V इज़ नॉर्मल एंड Q इज़ ज़ीरो, एंड दिस विल लीड टू वेल इन्फिनिटी विच इज़ कॉल्ड द डेड स्पेस। ये हमारे पास कॉल्ड करता था शंट, और ये हमारे पास है डेड स्पेस। एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी। So there is gas exchange PO2 and PCO2 of alveolar air will approaches their value in the inspired air। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, अगेन इसे आप इस पॉइंट को दोबारा सुने, रिपीट करके सुने, फिर आपके MCQs बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मैंने आपको मैक्सिमम इजी करके इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है कि एम्बोलाई में क्या होता है कि ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ब्लड फ्लो क्यों रुकेगा? तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एम्बोलाई क्या करता है? आर्टरीज़ को जाके ब्लॉक कर देता है, और वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाता है। अब इससे रिलेटेड MCQ पढ़ लेते हैं। कहते हैं एट द एपेक्स ऑफ द लंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई। तो एपेक्स ऑफ लंग्स पे हमारे पास क्या चीज़ हाई होती है? VQ इज हाई।
इसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसमें वेंटिलेशन भी कम होती है एपेक्स पे, ब्लड फ्लो भी कम होता है, लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास वी क्यू है दोनों के कम होने की वजह से हाई हो जाता है, और बेस पे दोनों चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं और ओवरऑल वी क्यू जो है वो हमारे पास कम हो जाता है। कहता है वी क्यू इंक्रीजेस इन पल्मनरी एम्बोलाई। अब पल्मनरी एम्बोलाई हो जाएगा तो वी क्यू टूवर्ड लीड टूवर्ड्स द इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि वी बाई क्यू है, क्यू ज़ीरो हो जाएगा तो वी बाई ज़ीरो लीड टूवर्ड्स इन्फिनिटी, तो वी क्यू इज इंक्रीजिंग इन पल्मनरी एम्बोलाई। फिर नेक्स्ट पे कहते हैं एन एथलीट इज इन्वॉल्व इन रेगुलर एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्लड फ्लो इन ऑल जोन ऑफ लंग इज लाइकली दैट ऑफ जोन थ्री ऑफ लंग्स। बेसिकली जोन थ्री ऑफ लंग में वो ये कहता है ना कि ब्लड फ्लो मैक्सिमम होता है, तो कहते हैं अगर एथलीट एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका जो सारे जोन्स ऑफ लंग का जो ब्लड फ्लो है वो इक्वल हो जाता है जोन थ्री ऑफ लंग्स में, जो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है। A 49-year man has a pulmonary embolism that completely blocks blood flow to his left leg. As a result, which of the following will occur? Alveolar PO2 in the left lung will be approximately equal to the PO2 in the inspired air. बेसिकली इसमें वो ये बात कर रहा है कि पल्मनरी एम्बोलाई बन गया है। अब एम्बोलाई बनने की वजह से लंग्स में क्या हुआ है कि ब्लड फ्लो जो है वो ना डिक्रीज़ हो गया है, तो ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो गया है तो एयर आई है अंदर, एयर लंग्स में आई है, लेकिन एयर आने के बावजूद वो जो है उसका जो ऑक्सीजन है वो नहीं ले पा रहा ब्लड, क्योंकि वहाँ पे सर्कुलेशन जो है वो ज़ीरो है, तो इसलिए जो बाहर की एयर है इंस्पायर्ड एयर और जो लंग्स के अंदर की एयर है उनका PO2 लेवल जो है वो इक्वल हो जाएंगे। द मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ द हाइपोक्सीमिया इज़ वेंटिलेशन परफियन इनएक्विलिटी हो जाती है। हाइपोक्सीमिया का यही मसला होता है, ये लीड करता है वी क्यू या वेंटिलेशन परफियन इनएक्विलिटी या वी क्यू इनएक्विलिटी। 3 days after delivery, a woman died because of pulmonary embolism. There is blockage of pulmonary artery, which result in VQ ratio achieved to infinity. अब वो कह रहे हैं एम्बोलाई बना है। अब वी क्यू होता है ना हमारे पास, एम्बोलाई क्या करेगा, ब्लड फ्लो को ज़ीरो कर देगा, वी बाई ज़ीरो हो जाएगा और दिस विल लीड टू ऑल इन्फिनिटी। नो लेट्स मूव टुवर्ड्स वन पॉइंट। इसमें कहते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द वीनस थ्रोम्बस जो होता है ये हमारे पास प्रोलॉन्ग एम्बोलाइजेशन होती है। वीनस थ्रोम्बस बेसिकली जो होता है ये पल्मनरी एम्बोलिज्म की तरफ लीड करता है और इसका मोस्ट लाइकली कॉज जो होता है वो क्या होता है, प्रोलॉन्ग एम्बोलाइजेशन हो जाती है। फिर कहता है पल्मनरी एम्बोलिज्म अकर मोस्टली बाय द डीबीटी। मोस्ट कॉमन साइट फॉर द थ्रोम्बाई ऑफ द पल्मनरी एम्बोलाई इज फेमरल वेन। अब मोस्ट कॉमन काज ऑफ थ्रोम्बाई ऑफ पल्मनरी एम्बोलाई याद रखना है कौन होती है, पल्मनरी वेन। टोटल रट्टा MCQ है, इस पर निशान लगा लें, इसे बार बार रिपीट करें। मोस्ट कॉमन साइट फॉर थ्रोम्बाई ऑफ पल्मनरी एम्बोलाई क्या है, फेमरल वेन। मोस्ट कॉमन साइट फॉर द थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इज पोप्लीटियल। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, पोप्लीटियल में। In DVT, the emboli first get lodged into which of the following is pulmonary artery? DVT में first lodge कहाँ पे करता है emboli? Pulmonary artery में। A man presented with the headache, furuncle on the tip of the nose, high fever with the redness and swelling of the eye, and increased ICP diagnosis, cavernous sinus thrombosis. A 50-year-old man who has a previous history of diabetic retinopathy and MI present with chest pain. Coronary occlusion occur commonly due to the thrombosis. Regarding the superficial venous thrombosis, which is true mostly in the saphenous vein system, याद रखना mostly in the saphenous vein system में होता है। So let's move towards next page. इसमें कहता है विच फाइंडिंग्स आर सजेस्टिव ऑफ द बैड प्रोग्नोसिस इन द एक्यूट रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, वेस्कुलाइटिस होता है या थ्रोम्बोसिस होता है। बैड प्रोग्नोसिस इन एक्यूट रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में वेस्कुलाइटिस हुआ होगा या वहाँ थ्रोम्बोसिस बना होगा, तो ये बहुत बैड प्रोग्नोसिस देता है इन रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन पैथोजेनेसिस ऑफ थ्रोम्बोसिस इज एंडोथीलियल इंजरी होती है। बेसिकली हमारे पास अगर वो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की बात करें तो वहाँ पे कोएगुलेशन हो जाती है, हाइपर कोएगुलेबल स्टेट हो जाती है और साथ में एंडोथीलियल इंजरी होती है। इसका एक ट्रायड होता है, एंडोथीलियल इंजरी होती है, स्टेसिस हो जाता है और फिर हाइपर कोएगुलेबल स्टेट हो जाती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इन्फॉक्शन इस्कीमिया इन एन ऑर्गन इज थ्रोम्बोसिस।
What is the most important factor in pathogenesis of thrombosis is endothelial injury. The most important factor for the coagulation is to begin is rough endoplasmic reticulum surface. वहाँ पे बेसिकली इंजरी हो जाती है, वो रफ हो जाती है, तो वो वहाँ पे स्टेसिस कॉज कर देती है. In DVT, the emboli first get lodged into which of the following is pulmonary artery? Which of the following is most likely to be genetic cause of thromboemboli is a homocystinuria. ये सारे MCQs पीछे रिपीट भी हुए हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो क्या होता है इसका. जेनेटिक कॉज ऑफ एम्बोलाई इज होमोसिस्टिन्यूरिया. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. इसमें कहता है 112 पॉइंट है. इसमें कहता है कि डेड स्पेस डिक्रीजेस इन एटिलैक्टेसिस. और हमारे पास एक और पॉइंट आता है, वो बहुत से MCQs में पूछता है कि डेड स्पेस इज नॉट चेंज इन. किस कंडीशन में डेड स्पेस जो है इज नॉट चेंज, तो हमने उसका आंसर हमेशा लगाना होता है शैलो ब्रीथिंग. कि जो शैलो ब्रीदिंग होती है उसमें हमारे पास डेड स्पेस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती, बल्कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, वो सेम रहती है. अच्छा, इसमें कहता है डेड स्पेस डिक्रीज किस में होती है? एटीलैक्टेसिस में. फिर नीचे कहता है पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन द डेड स्पेस बट इफ ऑस डेड स्पेस डज नॉट चेंज इन आंसर इज शैलो ब्रीथिंग. अगेन वही बात जो मैंने पहले बताई है कि शैलो ब्रीदिंग में हमारे पास डेड स्पेस जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती. अब इधर वो टेबल बना रहा है जिसमें वो इंक्रीज डेड स्पेस के कॉजेज दे रहा है और डिक्रीज डेड स्पेस के कॉजेज दे रहा है. अब बेसिकली डेड स्पेस वो होती है जिसमें हमारे पास कोई गैशियस एक्सचेंज नहीं हो रहा होता. मतलब अगर हम कंसीडर करें कि एयर जो है हमारे माउथ से एंटर हो रही है, आगे ट्रेकिया में जा रही है, ब्रोंकाइज में जा रही है, ब्रोंक्योल्स में जा रही है, तो जिन जिन पार्ट्स में ट्रेकिया तक हमारे पास कोई गैशियस एक्सचेंज नहीं होता तो वहाँ पे हमारे पास कंडक्शन ज़ीरो होती है, तो वहाँ पे हमारे पास कोई गैशियस एक्सचेंज नहीं हो रहा होता. तो इंक्रीज डेड स्पेस है और डिक्रीज डेड स्पेस है. अब इंक्रीज डेड स्पेस हो जाती है इन एम्फासीमा. नेक एक्सटेंशन करेंगे तो डेड स्पेस इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि पाथवे इंक्रीज हो जाएगा जिसमें कंडक्शन नहीं हो रही, सॉरी जिसमें गैशियस एक्सचेंज नहीं हो रहा. ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में इंक्रीज हो जाएगी डेड स्पेस. ईटीटी इंट्यूबेशन में, स्टैंडिंग में, स्मोकिंग में, हाइपोटेंशन में, और डिजीज सच एज निमोनिया, ARDS, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, कार्डियक फेलियर, पल्मोनरी एम्बोलाई, इन सारी चीज़ों में डेड स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है. एम्फासीमा को आपने बहुत ध्यान से याद रखना है, स्मोकिंग और एक्सटेंशन ऑफ नेक को. नेक्स्ट पे डेड स्पेस डिक्रीज किस में होती है? इसमें कहता है एटीलैक्टेसिस में डेड स्पेस डिक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट फ्लेक्शन करेंगे डेड स्पेस डिक्रीज हो जाएगी. ब्रोंकोडायलेशन में, ट्रेकियोस्टमी में, स्लीप में, हाइपर वेंटिलेशन में और स्पाइन पोजीशन में. याद रखते हैं स्पाइन पोजीशन में, फ्लेक्शन ऑफ नेक में, हाइपर वेंटिलेशन में, स्लीप में, ट्रेकियोस्टमी में, इन सब में हमारे पास डेड स्पेस जो है वो क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है. अब कहता है विच लंग स्पायरोमीटरी पैरामीटर इज हेल्पफुल इन COPD. VQ रेशो इज अराउंड जो होती है इसमें 0.1 होती है. याद रखना है कि VQ रेशो इन COPD के पेशेंट में क्या होती है? 0.1 होती है, कम हुई हुई होती है. नोट अ नॉर्मल VQ रेशो इज अराउंड 0.80. नॉर्मल VQ रेशो ये है, लेकिन अगर लेस देन 0.80 होगी तो मोस्टली कॉज जो होगा इसका COPD होगा. तो यहाँ पे 0.1 दे रहा है तो COPD कॉज है. इन COPD डिक्रीज इन परफ्यूजन रिमेज, सो रेशो डिक्रीजेज. VQ रेशो डिक्रीजेज इन पल्मोनरी एडिमा. VQ रेशो कहाँ डिक्रीज होती है? पल्मोनरी एडिमा में. और नोट नॉर्मल रेशो जो है वो हमेशा याद रखना है, नॉर्मल VQ रेशो इज 0.8. फिजियोलॉजिकल शंट विल बी प्रेजेंट व्हेन VQ इज ज़ीरो. फिजियोलॉजिकल शंट जो होता है वो ज़ीरो में होता है. और इन्फिनिटी इन वो जो होता है हमारे पास इन्फिनिटी, उसमें क्या होता है? डेड स्पेस होती है. उसका होता है इंक्रीज VQ रेशो इज, अगेन वही बात कर रहा है कि ज़ीरो होता है इन शंट में और इंक्रीज हो जाता है इन डेड स्पेस में. फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस डिक्रीजेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटीलैक्टेसिस. डिक्रीज किस में हो रही है? मोस्टली याद रखने वाला पॉइंट है एटीलैक्टेसिस. उसके बाद कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द डेड स्पेस रिमेन अनचेंज. शैलो ब्रीदिंग में चेंज नहीं होती. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द डेड स्पेस रिमेन अनचेंज. शैलो ब्रीदिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ COPD. VQ मिसमैच हो जाता है, 0.1 हो जाता है, ये याद रखना है. अगर VQ लेस देन 0.8 लगा देगा तो वहाँ पे भी आंसर लगाना है COPD.
फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज इंक्रीज इन हाइपोटेंशन। याद रखना है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कहाँ पे इंक्रीज होती है, हाइपोटेंशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द डेड स्पेस इज अ कंडीशनिंग ऑफ द इनहेल्ड एयर। याद रखना है कंडीशनिंग ऑफ इनहेल्ड एयर में हमारे पास क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग डेड स्पेस, कंडीशनिंग ऑफ इनहेल्ड एयर में डेड स्पेस इंपॉर्टेंट होती है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एमसीक्यूज। इसमें कहता है गैस in having the maximum diffusion capacity in body fluid is maximum diffusion capacity किसकी है, CO2 की। याद रखना है maximum diffusion capacity किसकी है, CO2 की, और maximum affinity किसकी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। एफिनिटी मैक्सिमम कार्बन मोनोऑक्साइड की है, डिफ्यूजन मैक्सिमम किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम डिफ्यूजन, अगेन डिफ्यूजन कैपेसिटी की बात करेगा तो CO2 आंसर होगा। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लेसेंटा वाया द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये हमने जो फिजियोलॉजी वाला सेल फिजियोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे हमने ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के सारे मैकेनिज्म देखे थे कि अगर ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू प्लेसेंटा तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, लेकिन अगर किडनीज में ग्लूकोज की ट्रांसफ़र है तो वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है, और एक दो और चीज़ें थी वो मैंने वहाँ पे ऐड करवाई थी। टॉट हीमोग्लोबिन और टी स्टेट हीमोग्लोबिन हैज़ रिड्यूस एफिनिटी फॉर O2। याद रखना टॉट क्या हीमोग्लोबिन या टी स्टेट हीमोग्लोबिन जो है वो रिड्यूस करा देती है एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है 115 पॉइंट। इसमें कहता है कि एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन में बी अकर इन बैक्टीरियल निमोनिया। बेसिकली जो हमारे पास एक्सुडेट होता है ना, इसमें प्रोटीन कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये हमेशा कोई पस लाइक फ्लूइड होता है। तो इसमें कह रहा है बैक्टीरियल निमोनिया में हमारे पास जो फ्लूइड होगा वो एक्सुडेटिव होगा। अब हमारे पास दो टाइप के नीचे फ्लूइड दे रहे हैं, एक कहते हैं ट्रांसुडेटिव होते हैं इफ्यूजन होती है, एक एक्सुडेटिव होती है। याद रखते हैं एक्सुडेटिव में प्रोटीन कंटेंट हमेशा ज़्यादा होते हैं, इसका मोस्टली कॉज होता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और जो हमारे पास ट्रांसुडेटिव डिफियन होती है ये डिक्रीज प्रोटीन कंटेंट हुए होते हैं। अब इनके निमोनिक दे रहा है, निमोनिक है इसका सम परसिस्टेंट पीपल कैन कॉज नोजिया। इसमें SVC सिंड्रोम में और पेरिटोनियल डायलिसिस में भी यही होता है। निमोनिक इसके लिए ये दे रहा है पिक्चर मैप। पैरानिमोनिक एफियन में ये होता है, इन्फेक्शंस में ये होता है। इसके अलावा कैंसर में ये होता है, ट्रॉमा हो जाएगा यहाँ वहाँ पे कोई ट्यूमर होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे भी एक्सोडेटिव फ्लूइड होता है। यूरीमिया में भी एक्सोडेटिव फ्लूइड होता है। रिकेट्सियल इन्फेक्शन, अगेन इन्फेक्शन है तो एक्सोडेटिव फ्लूइड होगा। इसोफिगियल परफोरेशन में भी वही होगा। मेक सिंड्रोम में भी यही होगा। एसाइटिस होता है इसमें। अब ना मेक सिंड्रोम जो है ना इसके तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसमें हमारे पास मैंने इसका निमोनिक बनाया है HOA, मेक सिंड्रोम की बात हो रही है। इसमें हमारे पास ए से होता है एसाइटिस होती है, ओ से हमारे पास ओवेरियन मैस आ जाता है, और साथ में एच से आता है हमारे पास हाइड्रोथोरेक्स। अब बेसिकली एसाइटिस हो रहा है, एसाइटिक फ्लूइड जो होता है एक्सुडेटिव होता है, तो मेक सिंड्रोम में ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, एक्सुडेटिव फ्लूइड। एस्बेस्टोस होता है, पैंक्रियाटिक डिजीज हो जाती है, इसमें भी हमारे पास एक्सुडेटिव फ्लूइड होता है। और ये थे हमारे पास ट्रांसुडेटिव के पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। मतलब पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये तो नहीं ना शो कर रहा कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुई है, बस यही बता रहा है एम्बोलाई बनने की वजह से फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, तो वो हमारे पास ट्रांसुडेटिव होता है। क्रोनिक हार्ट फेलियर का भी ट्रांसुडेटिव होता है, सिरोसिस का भी ट्रांसुडेटिव होता है, और नेफ्रोटिक का भी ट्रांसुडेटिव होता है। और बाकी फ्लूइड जो हमारे पास सेकंड पे हमने पढ़े हैं उन सारों में हमारे पास एक्सुडेटिव फ्लूइड होता है। अब हम इससे रिलेटेड MCQs पढ़ लेते हैं। कहता है अ पेशेंट नोन केस ऑफ द क्रोनिक हार्ट फेलियर विद द प्लूरल एफियन, हाउ विल यू से द फ्लूइड इज ट्रांसुडेट। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी है और लो प्रोटीन कंसनट्रेशन है, दैट मीन्स कि वो हमारे पास ट्रांसुडेटिव फ्लूइड है अगर लो स्पेसिफिक ग्रेविटी और लो प्रोटीन कंसनट्रेशन है। A patient known case of chronic heart failure with pleural effusion, how will you say fluid is transudative, low protein contents होंगे या low specific gravity होगी। An 80-year male cardiac patient has shortness of breath, progressively developing orthopnea, and presented with the pleural effusion for which TAP was done. Which factor is suggestive of transudative low cell count? तो ये हमारे पास
लो सेल काउंट होगा जो हमारे पास बताएगा कि ट्रांसुडेटिव है। बेसिकली एक्सुडेटिव में हमारे पास इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पस इंक्रीज़ हो जाता है, फ्लूइड इंक्रीज़ हो जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज़ हो जाती है और सेल काउंट इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन ट्रांसुडेटिव फ्लूइड में डिक्रीज सेल काउंट होता है, लो प्रोटीन होता है और लो होता है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। अ मैन प्रेजेंटेड विद द हिस्ट्री ऑफ कफ विद नो फीवर, अ सैंपल ऑफ फ्लूइड वाज टेकन एंड सेंट टू द examination. The report showed the cloudy yellow color fluid containing 98% neutrophil, 1% lymphocyte. So, on examination, percussion and absent breath sound on the full fluid side. The cause is a purulent effusion होगी, मतलब ये हमारे पास exudative effusion होगी. A man presented with the pitting edema, urinary albumin is positive too. Bilateral pleural effusion, the cause is hypoalbuminuria. याद रखना है जब भी हाइपोएल्बिमिन्यूरिया होगा तो हमारे पास क्या होगा, एडीमा होना शुरू हो जाएगा और एफियन आना शुरू हो जाएगी। बेसिकली हमारे पास बॉडी में मेम्ब्रेन्स होती हैं, उन्हें ना इंटैक्ट रखा होता है प्रोटीन्स ने। अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है ना तो उनकी परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है मेम्ब्रेन्स की, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है और वहाँ पे कॉमुलेट होना शुरू हो जाता है और वो कॉज कराता है एडीमा। A young man with the heart failure, bilateral pleural effusion in the pleural tap. What will you see to consider it to transudate fluid secondary to the heart failure? तो हमारे पास जो ट्रांसुडेट फ्लूइड होता है इसमें 2 to 3% होते हैं लिम्फोसाइट्स होते हैं। याद रखना ट्रांसुडेटिव फ्लूइड में लिम्फोसाइट ज़्यादा होते हैं लेकिन ओवरऑल सेल काउंट जो है वो कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन इन पेशेंट विद क्रोनिक कार्डियक फेलियर एंड प्लूरल एफियन लूप डायूरेटिक्स जो हैं ये हमारे पास फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होते हैं क्रोनिक कार्डियक फेलियर्स में। इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज होता है वो होता है फिरोसेमाइड। फिर कहते हैं पेल्विक मैस है, एसाइटिस है, प्लूरल एफियन है, कॉज इज मैक सिंड्रोम। मैंने ऊपर भी HOA निमोनिक बना के आपको मैक सिंड्रोम करवा दिया है। पेशेंट वॉज न्यूमोनिक इफियन हो गई है। लैब फाइंडिंग्स ऑफ द इफियन विल बी प्रोटीन जो होगा वो रेज्ड होगा इसमें। बेस्ट साइट फॉर द प्लूरल इफियन फॉर टैप इज अपर बॉर्डर ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड एक्सिलरी लाइन। याद रखना है अपर बॉर्डर ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड एक्सिलरी लाइन जो है प्लूरल टैप के लिए बेस्ट लोकेशन है। अपर बॉर्डर ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड एक्सिलरी लाइन। बेसिकली हम लोअर स्पेस इसलिए नहीं कर रहे होते, वहाँ पे जो है वो आर्टरीज और वेन्स पड़ी हुई होती हैं, उनके डैमेज का खदशा होता है जो हमारे पास इंटरकोस्टल स्पेसिस की होती हैं। ब्लॉकेज ऑफ द थोरेसिक डक्ट कॉजेज द काइलोपेरिकॉर्डियम काज कराता है। फिर कहता है लोबार्ड निमोनिया लीडिंग टू द पैरान्यूमेटिक इफियन हो गई है और प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन जो है वो ज़्यादा होंगे। अनाउन केस ऑफ tuberculosis present with left side is massive pleural effusion. That is the appropriate site for the thoracocentesis, the upper border of 9 intercostal space in mid axillary line. तो जो स्पेस है वो सबसे ज़्यादा थोरैकोसेंटेसिस के लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है? अपर बॉर्डर ऑफ 9th इंटरकॉस्टल स्पेस इन मिड एक्सिलरी लाइन। याद रखना है कि थोरैकोसेंटेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है अपर बॉर्डर ऑफ 9th इंटरकॉस्टल स्पेस इन मिड एक्सिलरी लाइन। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें कहता है कि द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब इस वाले में हमारे पास वो जो है लंग कैपेसिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, इसे हम फुल ध्यान से पढ़ते हैं। कहता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो होती है ना, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स एट द एंड ऑफ टाइडल एक्सपायरेशन। अब हमारे पास ना बेसिकली हम इन सारी वैल्यूज़ को अच्छे से याद करते हैं, फिर हमें ये एमसीक्यूज करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब टाइडल वॉल्यूम जो होता है ना, इसमें कहता है इज़ द वॉल्यूम इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद ईच नॉर्मल ब्रेथ। अब हमारे पास ना अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो एक वॉल्यूम जो होता है ना वो इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड हो रहा होता है विद ईच नॉर्मल ब्रेथ, तो उसे हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। ये वॉल्यूम आ रहा है ना जिसे हम नॉर्मल ईच ब्रेथ के साथ एक्सपायर इंस्पायर कर रहे हैं, इसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। कहते हैं इज द वॉल्यूम इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद ईच नॉर्मल ब्रेथ इज द टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब कहता है इज द वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्पायर्ड ओवर एंड अबव टाइडल वॉल्यूम। अब जो हमारे पास वॉल्यूम इंस्पायर होता है ना
टाइडल वॉल्यूम के बाद फोर्सफुली, उसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द वॉल्यूम दैट कैन एक्सपायर आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम हम एक्सपायर कर पाते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम दैट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सपायरेशन कांट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री। अब बेसिकली हम जहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें ड्रॉ की हैं, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें और इसे हम कहें कि ये हमारे पास जो है रेजिडुअल वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम ये हो जाएगा, ये हमारे पास टाइडल वॉल्यूम है जो ईच नॉर्मल ब्रेथ के साथ इंस्पायर करे हैं, और आफ्टर टाइडल वॉल्यूम जो फोर्सफुली इंस्पायरेशन होती है उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और आफ्टर टाइडल वॉल्यूम जो फोर्सफुली एक्सपायरेशन होती है उसे कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हमेशा लंग्स में रहता है, ये कभी भी लंग्स से बाहर मूव नहीं करता, चाहे आप फुली एक्सपायर भी करें। नेक्स्ट पे वो बताता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसमें कहता है कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जो हमारे पास ये टाइडल वॉल्यूम है और साथ में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ द एयर uh, total amount of the air that can be drawn into the lungs after normal expiration। तो ये हमारे पास जो नॉर्मल इंस्पायरेशन टाइडल वॉल्यूम के बाद जो ऊपर वाला फोर्सली इंस्पायर्ड वॉल्यूम है वो लेंगे तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा। फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर टाइडल वॉल्यूम इज एक्सपायर्ड। जो हमारे पास टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद लंग में वॉल्यूम रह जाता है ना, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। ये हमारे पास अगर एक्सपायर करने के बाद जो वॉल्यूम रह जाता है ना, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आ जाती है। फिर कहता है वाइटल कैपेसिटी क्या है? वाइटल कैपेसिटी तीन चीज़ों का सम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, टाइडल वॉल्यूम का, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। अब इसका और इसका और इसका, इन तीनों का जो सम है ये हमारे पास क्या है? वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी इज द सम ऑफ ऑल फोर वॉल्यूम्स। एक हमारे पास ये है टाइडल वॉल्यूम, ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, ये एक्सपायरेटरी, और ये है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम। इन चारों का जो सम है ये हमारे पास है टोटल लंग कैपेसिटी। इज द वॉल्यूम इन द लंग आफ्टर द मैक्सिमम एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन। तो ये हमारे पास आ जाती है टोटल लंग कैपेसिटी। अगेन जो मैंने आपको पिक्चर पहले थोड़ी सी ड्रा करके बताई है, ये सारी चीज़ें उसी में हैं कि ये है हमारे पास जो दे रहा है, इसमें ये हमारे पास टाइडल वॉल्यूम है जो नॉर्मली इंस्पायर एक्सपायर हो रहा है, ये हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। हम टाइडल वॉल्यूम के बाद जो वॉल्यूम इंस्पायर कर पाते हैं उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो हम एक्सपायर कर पाते हैं उसे कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये होता है रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा लंग्स में रहता है। अगर इन दोनों का सम कहेगा तो ये हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है, यानी इन दोनों का सम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है। और इन दोनों के सम की बात करेगा तो ये हमारे पास रेजिडुअल फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है। अगर वो कहे इन तीनों का सम, इसका, इसका और इसका, तो ये हमारे पास होती है वाइटल कैपेसिटी। और अगर वो कहे कि चारों का सम है 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारे पास होती है टोटल लंग कैपेसिटी। सो नेक्स्ट मूव कहता है पर्सन इंस्पायर फोर्सफुली एंड देन एक्सपायर्ड एज अ नॉर्मल ब्रेथ, व्हाट कैपेसिटी वुड हैव बीन यूज। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है कि पहले उसने नॉर्मली इंस्पायर किया, उसके बाद देन एक्सपायर्ड एज अ नॉर्मल ब्रेथ, फुली इंस्पायर करने के बाद उसकी जो कैपेसिटी है वो कौन सी होगी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द लंग्स फ्रॉम बीइंग कोलैप्स इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम जो है ना, बेसिकली ये हमेशा लंग में रहता है, ये वाला वॉल्यूम है, तो ये लंग को कोलैप्स करने से प्रिवेंट करता है। वॉल्यूम ऑफ द एयर मैक्सिमली एक्सपायर्ड आफ्टर डीप इंस्पायरेशन इज वाइटल कैपेसिटी। व्हाट इज द ट्रू अबाउट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब बेसिकली रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम का सम जो होता है ना, ये होता है, कहता है अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्ड इन द लंग आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ द टाइडल वॉल्यूम।
अच्छा, उसके बाद कहता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज द सम ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस द रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम जो होता है वो होता है हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। After tidal volume expired, remaining volume known as the functional residual capacity. When the respiratory muscle are relaxed, the lung are at the functional residual capacity. Contraction of the diaphragm causes the increased lung volume. If the patient has tidal volume 500 and lung capacity increase, so that tidal volume becomes 1000 ml, what are we measuring in the patient is lung compliance. Functional residual capacity is the sum of residual volume plus a expiratory reserve volume. Then कहता है regarding the bronchial asthma, the most probable finding will be FEV1 is ये basically asthma और COPD में ये जो हमारे पास रेशियो होती है ना FEV और FEC ये लेस देन 60 हो जाती है COPD में और asthma में। फिर कहता है कि pulmonary function test to determine the obstructive versus restrictive disease, तो ये हमारे पास होता है FEV over FEC रेशो। वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा इन 20-year-old मेल इज FEV1 over FEC लेस देन 60 होते हैं इसमें। मैन ऑन द वेंटिलेटर, व्हाट विल हैपन्स इफ यू गिव पॉजिटिव एक्सपायरेटरी फोर्स तो गैस redistribution, which parameter does not exchange in the restrictive lung disease, तो ये हमारे पास ये रेशो होती है जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में चेंज नहीं होती, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ जो COPD और एस्थमा इनमें कम हो जाती है। FEV over FEC रेशो। एस्थमा इन्वॉल्व विच पार्ट ऑफ द ट्रैक इज मीडियम साइज ब्रोंक्यूल्स को इन्वॉल्व करता है। एस्थमा याद रखना है, एस्थमा किसे इन्वॉल्व करता है, मीडियम साइज ब्रोंक्यूल्स को। व्हाट इज द टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ एन एडल्ट मेल, तो ये एडल्ट मेल की टोटल लंग कैपेसिटी हमारे पास 6 लीटर होती है। टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ अडल्ट मेल हमारे पास क्या होती है 6 लीटर्स। उसके बाद कहता है हाउ टू कैलकुलेट द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी लेस देन 80 इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज में होती है, वाइटल कैपेसिटी लेस देन 80। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें कहता है कि नियोनेटल रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज ड्यू टू लैक ऑफ सर्फेक्टेंट। अब हम सर्फेक्टेंट से रिलेटेड सारी बातें अच्छे से इसमें पढ़ लेंगे। इसमें कहता है कि ना सर सिंथेसाइज बाय द टाइप 2 एल्वुलर सेल। अब हमारे पास लंग्स में ना एक सर्फेक्टेंट होता है जो हमारे पास लंग्स के कोलैप्स को प्रिवेंट करता है और उसे कवरिंग प्रोवाइड करता है लंग्स को, अगर फॉर एग्जांपल हम ये लंग्स कंसीडर करें तो। और ये बनाते क्यों ना टाइप 2 एल्वुलर सेल्स बनाते हैं, कंसिस्ट प्राइमली ऑफ पाल्मिटाइल फॉस्फेटाइलकोलिन, डाईपाल्मिटाइल फॉस्फेटाइलकोलिन पे ये DPPC पे ये प्राइमरीली इससे बने होते हैं। नाइस द एल्वुला एंड कीप द एल्वुला ड्राई, डिक्रीज सरफेस टेंशन करते हैं, इंक्रीज लंग कंप्लायंस करते हैं। सरफेस टेंशन कम कर देते हैं लंग्स की और कंप्लायंस जो है इंक्रीज कर देते हैं। इन अ फीटस सर्फेक्टेंट मे बी present as early as gestational week 24 and is almost always present by the gestational week 35। मतलब गेस्टेशनल वीक 24 पे भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम 35 तक तो ये बन ही जाता है। जनरली अ लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशो ग्रेटर देन 2:1। लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन रेशो ग्रेटर देन 2:1 इन एमनियोटिक फ्लूइड रिफ्लेक्ट द मेच्योर लेवल ऑफ सर्फेक्टेंट। मतलब लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन की रेशो 2:1 से ज़्यादा होगी ना, तो दैट मीन के ये मेच्योर सर्फेक्टेंट है। नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में डिक्रीज हो जाता है सर्फेक्टेंट, डिक्रीज हो जाती है कंप्लायंस, डिफिकल्टी टू इन्फ्लेट लंग्स, डिक्रीज वेंटिलेशन परफियन डिफेक्ट हो जाता है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑफ द लंग फील्ड आती है। उसके बाद हम देख लेते हैं नीचे इसके MCQ दिए हुए हैं। कहता है डेफिशिएंसी ऑफ द सर्फेक्टेंट रिजल्ट इन द पैची एक्टिलैक्टेसिस होता है। डेफिशिएंसी किस में होती है इसकी, पैची एटिलैक्टेसिस में होती है। उसके बाद कहता है सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस बाय विच ऑफ इज न्यूमोसाइड 2 से होते हैं। सर्फेक्टेंट इज सेक्रेटेड बाय टाइप 2 एल्वुलर एपिथेलियल सेल से होता है। सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी इज रिलेटेड टू डिक्रीज लंग कंप्लायंस। सर्फेक्टेंट इंक्रीज अमाउंट ऑफ द ग्लिसरॉल फास्फोकोलिन। नेक्स्ट पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इन सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी, डिक्रीज लंग कंप्लायंस हो जाती है।
Deficiency of pulmonary surfactant causes increased lung surface tension. Which of the following will be seen after damage to type 2 pneumocyte is decreased surfactant? क्योंकि टाइप 2 एल्वुलर सेल्स निमोसाइट जो होते हैं वो सर्फेक्टेंट बना रहे होते हैं. सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी कॉज इंक्रीज सरफेस टेंशन, डिक्रीज कंप्लायंस. रिगार्डिंग एल्वुलाई सर्फेक्टेंट अवॉइड्स कोलैप्स ऑफ एल्वुलाई. एल्वुलाई का कोलैप्स कौन प्रिवेंट करता है? सर्फेक्टेंट हमारे पास. अब इसमें ये है डाई पाल्मिटाइल फॉस्फेटाइल कोलिन और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इज कंटेंट ऑफ सर्फेक्टेंट. फिर कहता है पेशेंट हैज़ सम पल्मोनरी डिजीजेस दैट हाई अमाउंट ऑफ द प्रेशर इज नीडेड टू फिल द लंग्स. इन दिस कंडीशन पेशेंट हैव डिक्रीज कंप्लायंस हो जाती है. डेफिशिएंसी ऑफ द सर्फेक्टेंट कॉजेज पैची एटिलेक्सिस काज करा देता है. एल्वुलाई डोंट कोलैप्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट. एल्वुलाई कोलैप्स नहीं करते सर्फेक्टेंट की वजह से. ARDS इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट बाय टाइप 2 एल्वुलर सेल. तो हमारे पास ARDS हो जाता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. A 28-year weak pregnant lady with the premature labor. अब कभी भी premature labor हो रही होगी ना तो वहाँ पे डिक्रीज लेमुलर सेल इन टाइप 2 न्यूमोसाइट हुए होंगे जो सर्फेक्टेंट कम बनाएंगे. In respiratory bronchioles, which cells are present that produce a component of surfactant is pneumocyte. Pregnant woman having the fetus with respiratory distress. For lung maturity of fetus, what should be given? तो हम बीटा मीथासोन देते हैं, बीटा मीथासोन या डेक्सामीथासोन. बेसिकली हम स्टीरॉइड्स देते हैं. स्टीरॉइड्स अगर अर्ली यहाँ पे ना बेसिकली ये पॉइंट बताया हुआ है कि अगर बर्थ जो है वो अर्ली हो रही है, प्रीमेच्योर बेबी है, तो उसमें सर्फेक्टेंट पूरी तरह से बना नहीं होता तो हम उसे स्टीरॉइड्स देते हैं. स्टीरॉइड कवर जो है सर्फेक्टेंट बनाने में हेल्प करता है और उसमें बीटा मीथासोन को प्रेफर किया जाता है डेक्सामीथासोन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो.